हेलो दोस्तों, तो फिर से हमारे इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं तारे के बारे में कि तारे की उत्पत्ति किस प्रकार होती है और उसका विनाश कैसे होता है, और तारे के जीवन चक्र के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का मेघ प्रभावित होता है तथा परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू होता है और दोस्तों हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में यह तारा बन जाता है। दोस्तों, किस अवस्था में तारा बनता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। देखिए दोस्तों, आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का मेघ प्रभावित होता है तथा परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू होता है और दोस्तों हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में ही दोस्तों तारा बन जाता है। दोस्तों, केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त होने के कारण तारे का केंद्रीय भाग संकुचित और गर्म हो जाता है, किंतु इसकी बाह्य परत में दोस्तों हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी रहता है। धीरे धीरे तारा ठंडा होकर लाल रंग का दिखाई देने लगता है, जिसे दोस्तों रक्त दानव कहा जाता है। इसके बाद हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थों जैसे कि लोहा में परिवर्तित होने लगता है। इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है, जिसे दोस्तों सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। दोस्तों, आप इसको नोट करते हुए चलिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, और दोस्तों हो सके तो आप एक कॉपी और पेन लेकर के ही बैठिए, क्योंकि आप लोगों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, यदि तारों का द्रव्यमान 1.4 ms से कम होता है तो वह अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खोकर श्वेत वामन में बदल जाता है, जिसे दोस्तों जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। दोस्तों, ms क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, ms जो है वह सूर्य के द्रव्यमान को दर्शाता है, जिसे दोस्तों सन ऑफ मास कहा जाता है। दोस्तों, आप इसको नोट करते हुए चलिएगा। दोस्तों, श्वेत वामन ठंडा होकर काला वामन में परिवर्तित हो जाता है। 1.4 सन ऑफ मास को दोस्तों चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इससे अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त रूप से घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा भी दोस्तों असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है, अर्थात न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिमाण में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्य युक्त पिंड को कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। दोस्तों, इस ब्लैक होल से किसी भी द्रव्य यहाँ तक कि प्रकाश का पलायन भी नहीं हो सकता, इसलिए दोस्तों ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता है। 1960 के दशक में दोस्तों ब्लैक होल की संकल्पना को जॉन व्हीलर ने प्रतिपादित किया था। रॉक ब्लैक होल 2 या अधिक ब्लैक होलों का समूह है। क्वेसर एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। दोस्तों, तारे का रंग उसके तापमान का सूचक होता है। तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर उनकी उम्र ज्ञात की जा सकती है। ध्रुव तारा आकाश में सदैव एक ही स्थान पर रहता है। सप्तऋषि मंडल की सहायता से इसकी स्थिति को जान सकते हैं। यह लिटिल बियर तारा समूह का ही सदस्य है। दोस्तों, इवेंट होराइजन जो है वो दीर्घकाल में एक ऐसी सीमा है जो ब्लैक होल के चारों ओर के क्षेत्र को परिभाषित करता है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के नेतृत्व में खगोल वैज्ञानिकों द्वारा विश्व भर में दोस्तों फैले रेडियो टेलीस्कोपों का एक नेटवर्क बनाया गया। इसे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप परियोजना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? अमेरिका में है, और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जर्मनी में है। इसके माध्यम से दोस्तों ब्लैक होल की तस्वीर खींचने का प्रयास किया जा रहा है। इनसे मिले आंकड़ों को वेरी लॉन्ग बेस लाइन इंटरफेरोमेट्री तकनीक द्वारा एक साथ समायोजित कर उनका विश्लेषण किया जाएगा। इस अभिसारी टेलीस्कोप की सहायता से दोस्तों वैज्ञानिक हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में स्थित सेजिटेरियस ए नामक ब्लैक होल का पर्यवेक्षण करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं नक्षत्र के बारे में। तो देखिए दोस्तों, निश्चित आकृति में स्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ दिया जाए या कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन कर दे, सवाल कर दे कि नक्षत्र किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? उसको उत्तर क्या देंगे? तो देखिए दोस्तों, उसका उत्तर होगा निश्चित आकृति में स्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। जैसे मेघा, स्वाति, चित्रा इत्यादि और भी हैं दोस्तों। इनकी संख्या 27 मानी जाती है। भारतीय मनीषियों ने अभिजीत नामक एक 28वें नक्षत्र का भी परिकल्पना की है। दोस्तों, अब हम लोग तारामंडल को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, आकाश में पाए जाने वाले तारों में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को
तारामंडल कहते हैं, जैसे कि दोस्तों सप्तऋषि मंडल, ओरियन, हरक्यूलिस और भी दोस्तों इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संघ के अनुसार इनकी संख्या 88 मानी गई है। इनमें दोस्तों सेंट्रोस सबसे बड़ा तारामंडल है। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं सौर मंडल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सूर्य के गुरुत्व द्वारा एक कक्षा में बंद पिंडों की संरचना को सौर मंडल कहा जाता है। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए। कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन करे कि सौर मंडल किसे कहते हैं, किसे सौर मंडल कहा जाता है, तो अब उसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? सूर्य के गुरुत्व द्वारा एक कक्षा में बंद पिंडों की संरचना को सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल में दोस्तों सूर्य एवं इनके ज्ञात 8 ग्रह, उनके उपग्रह, अक्षुद्र ग्रह और उल्काएं शामिल हैं। सौरमंडल का व्यास दोस्तों 1179 करोड़ किलोमीटर है। दोस्तों इसको भी आप नोट कर लीजिए, किसी भी कंपटीशन एग्जामों में पूछा जा सकता है कि सौरमंडल का व्यास कितना है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 1179 करोड़ किलोमीटर। सौरमंडल का व्यास दोस्तों 1179 करोड़ किलोमीटर है। इसका लगभग 99.9% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।